गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे इसके पहले वाले वीडियो में? अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म। तो चलिए हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो हो गया है, हम लोहे के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वात्या भट्ठी के बारे में पढ़ेंगे और संक्षारण क्या है, जंग कैसे लगता है यानी जंग लगने की प्रक्रिया और उसको रोकने की विधियों, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात क्या करते हैं? लोहे की। तो लोहे की बात अगर करते हैं तो दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग हम क्या करते हैं? लोहे से बनी हुई वस्तुओं का करते हैं, चाहे वो दरवाजा खिड़की के रूप में हो या अलमारी के रूप में हो, और बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि लोहे की बनी होती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो लोहा जो है वो मानव का एक प्रमुख हिस्सा है जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में कर रहे हैं। ठीक है। और देखेंगे इसकी लौह युग की बात करेंगे तो लौह युग में सबसे लंबा चलने वाला ऐतिहासिक काल भी है। जो लौह युग है वो सबसे लंबा चलने वाला ऐतिहासिक काल भी था। और लोहा क्या है? बहुत अधिक सक्रिय धातु है जो अन्य तत्वों के साथ क्या है? संयुक्त अवस्था में क्या होता है? पाया जाता है। लोहे के प्रमुख अयस्क हैं जैसे हेमेटाइट हो गया, सिडेराइट हो गया, आयरन पायराइट हो गया और मैग्नेटाइट हो गया। तो ये मैग्नेटाइट ये सभी क्या है? लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। अब बात करते हैं हम लोहे का धातु कर्म। अब किसकी बात करते हैं? लोहे का धातु कर्म। तो आप सभी जानते हो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा होगा? आपका हेमेटाइट होगा। तो हमें जो खदानों से जो अयस्क प्राप्त होते हैं उसे क्या कर लेते हैं? हम बारीक पीस कर उसका महीन चूर्ण बना लेते हैं। उसके बाद उसको गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा उसका सांद्रण किया जाता है। आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में भी बताई थी कि गुरुत्व पृथक्करण विधि हम कैसे करते हैं अयस्क का सांद्रण। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? खदानों से जो अयस्क प्राप्त होता है उसे हम क्या करते हैं? महीन चूर्ण बनाकर उसे क्या करते हैं? उसका गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा उसका सांद्रण करते हैं। और सांद्रण के बाद अयस्क में क्या होती है? अशुद्धियां होती है। जैसे अयस्क में क्या होते हैं? सांद्रण के पश्चात हम क्या करते हैं? उसको सांद्रण के पश्चात अयस्क में क्या होते हैं? अशुद्धियां होती है। हम क्या करते हैं? उसको सांद्रण के पश्चात अयस्क का भर्जन करते हैं। तो जिससे अयस्क में जो आर्सेनिक होता है और सल्फर है, इनकी अशुद्धियां क्या होती है? वाष्पशील बनकर वाष्पशील बनाकर ये क्या हो जाती है? दूर हो जाती है ये जो अशुद्धियां होती है। अयस्क में हम देखेंगे तो मुख्यतः क्या है? रेत की अशुद्धियां होती है जिसे हम क्या करते हैं? प्रगलन के समय चूना पत्थर के द्वारा हम इसको हटा सकते हैं। लोहे के ऑक्साइड का चयन क्या है? कार्बन के द्वारा होता है और इस प्रक्रिया में क्या होती है? बहुत अधिक मात्रा में उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अब हम इसके डिटेल पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं वात्या भट्ठी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका चित्र दिखाई दे रहा है वो क्या है? वात्या भट्ठी का चित्र है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो वात्या भट्ठी है वो इस्पात की बनी हुई बेलनाकार भट्ठी है। ये जो भट्टी है वो क्या है? इस्पात की बनी हुई बेलनाकार भट्टी है जिसकी भीतरी सतह ये आपकी जो भीतरी सतह है वो उसमें क्या होता है? अग्निशः ईंटों का अस्तर लगा होता है। और ये जो चौड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, इसके आंतरिक हिस्से जो ये चौड़े भाग हैं इनमें कई नलियां होती हैं। ये देखो ये नलियां आपको दिखाई दे रही है। तो इसके चौड़े वाले हिस्से में कई नलियां होती हैं और इस अभिक्रिया में बनने वाले गैस निकलने के लिए ऊपरी हिस्सों में क्या होता है? ये मार्ग बना होता है। ये व्यर्थ गैस है। इस अभिक्रिया में वात्या भट्टी में जो भी अभिक्रियाएं होगी उनमें से जो बनने वाले गैस होंगे उसके निकलने के लिए यहाँ ऊपरी हिस्से में क्या हुआ है? ये मार्ग दिया हुआ है। वैसे ही निचले हिस्से में भी आपका कई नलियां हैं। आप देखेंगे तो निचले हिस्से में दो छिद्र भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये ऊपरी छिद्र में धातुमन और निचली छिद्र में क्या निकलता है? पिघला हुआ लोहा या धातु क्या होता है? बाहर निकलता है।
तो एक बार और देख लीजिए, ये वात्या भट्टी किसकी बनी हुई है? वात्या भट्टी जो है वो इस्पात की बेलनाकार बनी हुई भट्टी है, जिसकी भीतरी यानी सतह पर अग्नि सह ईंटों का क्या होता है? अस्तर लगा होता है। और इसके बीच वाले भाग में यानी चौड़े हिस्से में क्या होती है? कई नलियां होती हैं। इसकी इस अभिक्रिया में मतलब वात्या भट्टी के अंदर होने वाली अभिक्रिया से जो गैस बनती है उसके निकलने के लिए यहाँ पर ऊपरी हिस्से में ये दो मार्ग बने हुए हैं। उसी प्रकार निचले हिस्से में भी आपके दो छिद्र हैं, जिसके ऊपरी छिद्र से धातुमल और निचले छिद्र से पिघला हुआ लोहा क्या होती है? बाहर निकलता है। जब हम ये तो हो गया चित्र का वर्णन। आप आगे देखेंगे कि जब हम भर्जित अयस्क, चूना पत्थर और कोक को इन तीनों को ही वात्या भट्टी में डालते हैं। डालने के पश्चात नीचे से हमें इसको गर्म हवा दिया जाता है। क्या करेंगे? ऊपर से हमें किन किन चीजों को डालना है? भर्जित अयस्क, चूना पत्थर और कोक यानी कोयला, इन तीनों को ही जब हम वात्या भट्टी के अंदर डालेंगे और नीचे से हम यहाँ से गर्म वायु प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? जैसे जैसे ये भर्जित अयस्क, चूना पत्थर को नीचे आते जाएंगे वात्या भट्टी के अंदर, तो उसको विभिन्न तापक्रमों से होकर क्या करना पड़ता है? गुजरना पड़ता है। इस भट्टी का तापमान एक समान नहीं होता। आप देख रहे हो पहले 400 से 900 डिग्री सेल्सियस है, फिर 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस, फिर 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस। तो इस वात्या भट्टी का तापमान एक समान नहीं है। जैसे ये भर्जित अयस्क को, चूना पत्थर और कोक को डाला जाता है ऊपर से और नीचे से गर्म हवा प्रवाहित की जाती है, तो ये तीनों ही जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इसे विभिन्न तापक्रमों से होकर क्या करना पड़ता है? गुजरना। में जब चूना पत्थर हम क्या करते हैं? जैसे ही भर्जित अयस्क, चूना पत्थर और कोक वात्या भट्टी में ऊपर से डालते हैं तो वो नीचे की ओर आते हैं, तो विभिन्न तापक्रमों से होकर वो गुजरते हैं। ठीक है, इसका तापमान एक समान नहीं होता। तो ये जब विभिन्न तापक्रमों से होकर गुजरते हैं तो इनमें क्या अभिक्रियाएं होती है उनको हम समीकरण के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन यानी कोक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही आपस में क्रिया करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। चूंकि कार्बन यानी कोक को बहुत अधिक मात्रा में डाला जाता है तो पूरा ही कोक वहां पर खत्म नहीं होता, कुछ कोक बचे हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है? वही कोक यानी कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। फिर क्या होता है? जो कोक है वो ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में ये दोनों ही आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस समीकरण को एक बार और देखिए। जब हम भर्जित अयस्क, चूना पत्थर और कोक को वात्या भट्टी के अंदर डालते हैं, मतलब ये ऊपर से जब नीचे की ओर आती है तो ये विभिन्न तापक्रमों से होकर गुजरती हैं, तो क्या होती है? उनमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो ये क्या है? कोक जो है कार्बन का ही एक रूप है, कोयले का ही रूप है। तो कोक और ऑक्सीजन दोनों ही आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है। फिर जब कोक को बहुत अधिक मात्रा में डाला जाता है तो वो यानी कोक जो है वो कुछ मात्रा में बची होती है, तो वही कार्बन जो यानी कोक कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। फिर क्या होती है? कोक जो है वो ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में उपस्थित होनी है, जिसके कारण ये दोनों ही आपस में क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। अब आप देखते हैं जो ऑक्साइड अयस्क, यानी ये आयरन ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, या हम इसको ऑक्साइड अयस्क कहेंगे ये, और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, यानी इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर देखोगे कि अयस्क के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? आयरन बना रहे हैं, और क्या होता है? साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रहे हैं, यानी उत्पन्न हो रहे हैं, यानी ये क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम आगे देखेंगे कि इस अभिक्रिया में क्या होता है? भट्टी का जो तापमान है वो उच्च बना हुआ होता है। आप देखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड
अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस भट्टी से क्या करते हैं, बाहर नहीं जाने दिया जाता है, इसको पुनः ही वापस इसमें भट्टी में लाया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता है, उसको वापस भट्टी में भेजा जाता है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड कोक से पुनः क्रिया करते हैं और क्रिया करते हैं उसके कुछ मात्रा में जो हेमेटाइट है, यानी कुछ मात्रा में हेमेटाइट भी कोक से अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या है आपका ऑक्साइड है इसका, और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही आपस में क्रिया करके आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। आगे देखिए, जब भट्टी का तापमान उच्च होता है यानी 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पर, तो चूना पत्थर का क्या होता है, विघटन होता है। चूना पत्थर का सूत्र क्या होगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो चूना पत्थर का विघटन होता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी अनबुझा चूना और किसमें बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो ये क्या है, एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी उष्मा को अवशोषित करता है। तो चूना पत्थर को इस भट्टी में सीमित मात्रा में डाला जाता है। अगर अधिक मात्रा में डाला जाएगा तो ये क्या होगा, इससे उष्मा की हानि होगी। तो इसलिए जो चूना पत्थर है उसको सीमित मात्रा में डाला जाता है। और क्या होगा, अधिक मात्रा डालने से इसमें उष्मा की हानि हो रही है। जो इस अभिक्रिया में जो बनने वाला अनबुझा चूना है यानी कैल्शियम जो ऑक्साइड जो है वो क्या होती है, किससे क्रिया करके, सिलिका से। यानी ये दोनों ही आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं, जिसे हम धातुमल भी कहते हैं। ये आपका क्या कह रहा है, आपका आगे देखो, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है यानी अनबुझा चुना हुआ है, ये क्या होता है, अयस्क की जो अशुद्धियां हैं उसको दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे हम गालक कहते हैं। और ये गालक और ये सिलिका दोनों ही आपस में क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करते हैं। यानी कैल्शियम ऑक्साइड और SiO2 ये दोनों ही आपस में क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम धातुमल कहते हैं। अब भट्टी का जो तापमान है वो कितना है आपका, 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस है, यानी सबसे अधिक। तो हम यहाँ ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो भट्टी का जो उच्च तापमान है वो कितना है, 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस होने के कारण लोहा तथा जो कैल्शियम सिलिकेट है वो पिघले हुए रूप में होते हैं, यानी पिघली हुई अवस्था में होती है। तो इन दोनों के घनत्व में क्या होता है, अंतर होने के कारण ये भट्टी के तल में क्या होता है, दो परतों के रूप में एकत्रित होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, समय समय पर अलग अलग तलों पर क्या करते हैं, स्थित जो निकास द्वार है यहाँ पर, मतलब ये क्या हो रहे हैं, इन जो लोहा है और क्या है, कैल्शियम सिलिकेट है, वो किस अवस्था में पाई जा रही है, पिघली अवस्था में पाई जाती है, जिसे पिघली अवस्था में निकालने के लिए दो निकास द्वार पाए जा रहे हैं, जिससे हम क्या करते हैं, समय समय पर उसको अलग कर लेते हैं। अब जो वात्या भट्टी से जो प्राप्त लोहा होता है उसमें कार्बन की बहुत अधिक मात्रा होती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, कच्चा लोहा। वो लोहा क्या होता है, कच्चा लोहा होता है, और इसे क्या होता है, अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है और इसे अलग अलग ग्रेड के लोहे का निर्माण किया जाता है, जैसे ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। तो इस तरीके से आपका ये वात्या भट्टी का पूरा वर्णन और जो भी है समीकरण आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो ये 5 से 6 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप इसका डायग्राम बनाओगे अच्छे से, और इसी को आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं उसी सबको लिखना है और समीकरण लिखना है, तो इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे अब आगे इसको एक बार और देखती हूँ, ये दिखा देती हूँ आप लोग को कि कैसे आप लोग को लिखना है। इसमें क्या लिखोगे कि वात्या भट्टी जो है वो इस्पात की बनी हुई बेलनाकार भट्टी होती है, जिसकी भीतरी सतह पर अग्नि संयंत्रों का अस्तर लगा होता है। बीच के जो चौड़े वाले हिस्से हैं उसमें कई नलियां बनी होती है। ऊपर हिस्से में इस भट्टी में बनने वाली अभिक्रिया में जो गैस बनती है उसे निकलने के लिए जो मार्ग होते हैं, नीचे भी 2 छिद्र होते हैं। एक ऊपरी छिद्र में हमें धातुमल को निकाला जाता है, तो दूसरे निचले वाले छिद्र से क्या निकाला जाता है, पिघला हुआ लोहा निकलता है। तो इस तरीके से इसका वर्णन आप लोग लिख सकते हो। फिर ऊपर से हम वर्जित अयस्क, चूना पत्थर और कोक को डालते हैं, तो ऊपर से विभिन्न
वो ऊपर से नीचे आती है तो विभिन्न ताप क्रमों से होकर गुजरती है, जिनमें बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। उसका हम ये इस प्रकार से समीकरण देकर उसको समझा सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो संक्षारण है। तो संक्षारण किसे कहते हैं, यानी संक्षारण हम किसे कहते हैं, तो बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये ऑक्सीजन तथा नमी की उपस्थिति में क्या होती है, ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करती हैं और उनके यौगिकों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यही क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। ठीक है, बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं जब ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करती है तो उनके यौगिकों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, आपकी संक्षारण कहलाती है। चलिए हम देखते हैं जंग लगने की जो विधियां हैं, मतलब जंग कैसे लगता है, उसके रोकने के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे। तो उसके लिए हमें 3 शुष्क परख नलियां लेनी पड़ेगी। कितनी, 3 शुष्क परख नली लेंगे, यानी सूखा हुआ। तो सबसे पहले परख नली को हम इनको नाम दे देंगे। पहले वाले को आ नाम दे देंगे, दूसरे को बा और तीसरे को सा। आप 1, 2, 3 नंबर भी डाल सकते हो, क, ख, ग भी अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये जनरली आप लोग के प्रैक्टिकल में भी ये प्रयोग आपको कराया जाता है। तो ये 3 हमने परख नलियां लिया है। तो पहले वाले परख नली में हम 3 या 4 कील डाल देंगे और उसको कील डाल देंगे। दूसरे वाले में भी 3-4 कील डालेंगे और तीसरे वाले में भी डालेंगे। तो सबसे पहले वाले अ वाले परख नली में हमने 3 से 4 क्या डाला है, आल्पिन डाल दिए हैं। और उस आल्पिन के डूबते, अब इस परख नली में पानी इतना डालना है कि वो पूरी आल्पिन क्या हो, अच्छे से डूब जाए। उसके बाद दूसरे वाले परख नली में हमें क्या करना है, रुई को गीला करके उसमें डाल देना है। आल्पिन तो पहले से डला हुआ है, उसमें रुई डाल देना है। भीगी हुई रुई में रखी आल्पिन, यानी जो भीगी हुई रुई रहेगी उसमें आल्पिन को डालकर इसमें डाल देना है। और तीसरे में हमें कुछ भी नहीं डालना। अब इन तीनों को ही हमें गुब्बारे से मतलब बंद कर देना है, बैलून लगा देना है, ताकि इसके अंदर हवा वगैरह कुछ भी ना जा सके। ठीक है, तो इस प्रयोग को करने के लिए मैंने यहाँ पर रबड़ी बनाया है। इस स्टैंड की जरूरत रहती है परख नलियों को रखने के लिए। तो हमें क्या करना है, 3 परख नलियां लेना है। पहले परख नली में हमें 3 से 4 आल्पिन लेनी है और उसमें क्या डालना है, हमें पानी डालना है, ताकि और पानी इतना डालना है कि पूरी जो आल्पिन है वो अच्छे से डूब जाए और उसे बैलून से यानी गुब्बारे से उसको बंद कर देना है, उस परख नली के पूरे मुंह को, ताकि उसके अंदर हवा वगैरह कुछ भी ना जा सके। दूसरे परख नली में भी हमें भीगी हुई रुई और 2 से 3 आल्पिन डाल देना है, 3 से 4 आल्पिन, और उसको भी बैलून से क्या है, परख नली के मुंह को क्या कर देना है, कवर कर देना है, यानी पूरी तरीके से बंद कर देना। तीसरे परख नली में हमें क्या करना है, 3 से 4 आल्पिन बस लेनी है और उसको क्या कर देना है, उसको उसके मुंह को क्या करना है, उसको भी बैलून से बंद कर देना है, गुब्बारे से। और इनको क्या करेंगे, स्टैंड की सहायता से हमें इसको 3 से 4 घंटे के लिए इसको धूप में रख देंगे। तो रखने के बाद 3 से 4 घंटे बाद जब हम इसको देखते हैं तो क्या होता है कि इसमें जंग लगा रहता है। तो यहाँ पर इसमें नमी होने के कारण, यानी आल्पिन में क्या होता है, पानी डला रहता है। ठीक है, तो इसके कारण इसका कलर जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसमें भी हल्का जंग रहता है और इस वाले में भी जंग लग जाता है और इस थर्ड वाले में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये सूखा है और ना ही क्या हो रहा है, इसको हवा वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या है, मतलब तो जंग लगने के लिए आवश्यकता क्या होती है, नमी और वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होता है, जंग लगता है। तो जंग लगने से मतलब जंग लगने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता हो रही है, नमी और ऑक्सीजन की, इसके उपस्थिति के कारण ही इसमें जंग लग। एक बार और देख लीजिए इस प्रयोग को कैसे करना है। सबसे पहले 3 परख नलियां लेना है, तीनों को ही नामांकित कर देंगे और तीनों परख नलियों में 4-4 क्या डाल दोगे, 3 से 4 आल्पिन डाल दोगे। और पहले वाले परख नली में क्या करना है, आल्पिन के डूबते तक उसमें पानी डालना है और उसको बैलून से बंद करना है। दूसरे में भीगी हुई रुई डालकर उसमें क्या करना है, परख नली के मुंह को बैलून से कवर कर देना है, ढक देना है। तीसरे वाले में भी क्या करना है, 3 से 4 आल्पिन डालने के बाद बैलून से उसके मुंह को कवर कर देना है। तो हम इसको धूप में 3 से 4 घंटा के लिए रखते हैं। मतलब ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद फिर इसको 3 से 4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं
कि इसमें जो आलपिन है वो क्या होता है, इसका रंग इसमें भी हल्का जंग लगता है, और रुई जो भीगी हुई है इसमें भी जंग लगता है। तो जंग लगने के लिए आवश्यक जो चीजें हैं वो क्या है, ऑक्सीजन और वायु की उपस्थिति, यानी उनमें नमी पाई जा रही है जिसके कारण उसमें जंग लगता है। तो इसलिए हम लोहे की चीजों को क्या करते हैं, जंग लगने से बचाने के लिए उसमें विद्युत लेपन करते हैं। विद्युत लेपन की यानी विद्युत लेपन की कई मतलब परतें चढ़ाई जाती है लोहे पर, जैसे निकिल, क्रोमियम, और क्या हो सकता है आपका टीन जैसी धातु की परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर ताकि वो जंग ना लगे। इसके अलावा ग्रीस भी लगाया जाता है, पेंट भी लगाया जाता है, रेडॉक्स भी लगाया जाता है ताकि लोहे में जंग ना लगे। तो इस तरीके से आपका अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म जो चैप्टर है वो क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इसके नोट्स भी आप लोग साथ में कॉपी में लिखते जाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।